हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हमारा चल रहा है। होपफुली प्रीवियस सारे सेशंस को आपने एंजॉय करा होगा और कंप्लीट भी कर लिया होगा। आज हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे एसएससी जेईई में एज इट इज फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। मैं 17-18 रिलेशन आपको प्रोवाइड कराने वाली हूं और उन्हीं 17-18 रिलेशन में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या है कि 17-18 रिलेशन से आप कुछ 2-3 क्वेश्चन को डेफिनेटली टारगेट कर पाओगे। और इसका मैं डेरिवेशन आपको दिखाऊंगी। अगर आपको डेरिवेशन ना करना हो तो आप स्किप कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि डेरिवेशन के साथ चीजें देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए आप चीजें याद रख पाओगे। बाकी मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं सेशन को, थर्मोडायनेमिक रिलेशन और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज का हमारा टारगेट होने वाला है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करती हूं थ्योरम्स की, ठीक है। कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कंडीशन ऑफ exact differential, condition of exact differential। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि जब हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में इनिशियल वाला चैप्टर पढ़ा था, तब वहां पर मैंने आपको प्रॉपर्टीज जब पढ़ाई थी, तब मैंने कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में आपको बताया था। अब वही सेम चीज हम यहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम चीजों को प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई z एक वेरिएबल है एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। x एंड y, ठीक है ना। z किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। अगर मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूं तो आपको मिलेगा dz बराबर डो z बाई डो x इंटू डी एक्स प्लस डो z बाई डो y इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद अगर आप इसको हमारे जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर कराओगे तो जनरल इक्वेशन क्या है? dz बराबर m dx प्लस एन डी वाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो डो एम बाई डो जेड जो है, डो एम बाई डो वाई जो है वो डो एन बाई डो एक्स के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल? ठीक है ना। कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल बेसिकली है क्या कि भाई डो एम को, मतलब एम को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, हम डिफरेंशिएट करा लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और एन एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लेंगे और एन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या है? जेड हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम को इससे कंपेयर कराते हैं। तो एम की वैल्यू हमको क्या देखने को मिल रही है? डो जेड बाई डो एक्स, ठीक है ना। और यहां पर डो जेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर वाई को हमने कांस्टेंट लिया। एन की वैल्यू अगर आप देखोगे, एन की वैल्यू कंपेयर कराओ हमारी जनरल इक्वेशन से, इसको कंपेयर कराओ तो हमको मिलेगा डो जेड बाई डो वाई एट कांस्टेंट एक्स। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या रहता है? हमें निकालना है डो एम बाई डो एक्स, डो एम बाई डो वाई एट कांस्टेंट एक्स। ठीक है, तो देखो जरा हम क्या करेंगे, डो बाई डो वाई रखेंगे और एम की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा डो जेड बाई डो एक्स। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वाई पर है और अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्स पर है। तो आप देख सकते हो आपको मिलेगा डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स डो वाई एट कांस्टेंट एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से जरा डो एन बाई डो एक्स निकाल के देखिए, डो एन बाई डो एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो यहां हम रखेंगे डो बाई डो एक्स, साथ में क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? डो जेड बाई डो वाई एट कांस्टेंट एक्स, और ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वाई पर है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स डो वाई एट कांस्टेंट एक्स कोमा वाई। तो आप देख सकते हो, अगर इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू देखो, इक्वेशन नंबर 2 से आप वैल्यू देखो, तो दोनों इक्वेशन की वैल्यू आपके सही आई है, मतलब कॉमन आई है, सेम आई है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डो एम बाई
डो वाई एट कांस्टेंट एक्स किसके बराबर है, डो एन बाई डो एक्स एट कांस्टेंट वाई, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड क्या आया है, सेम आया है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यही तो पढ़ाया था, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, दिस इज known as the condition of exact differential, इसी को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन बोलते हैं, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है जी, ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट हमारा जो है, देखो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, मैं मार्किंग करते जाती हूँ, मैंने आपसे बोला ना कि हमें 17-18 इक्वेशंस यहाँ पर बनानी है, ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, इसको हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ा था तो मैंने आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन अप्लाई करवा दी थी, मैंने बोला था भाई प्रॉपर्टी है तो ये वाली कंडीशन हमेशा लगेगी। नाउ इसको इस तरीके से ड्राइव करके लेके आते हैं, बट आपको याद फाइनल एक्सप्रेशन को ही रखना है, ठीक है ना, आपको डेरिवेशन ध्यान नहीं रखने हैं, बट डेरिवेशन एक हेल्पफुल चीज होने वाले हैं आपके लिए, ताकि आप चीजों को समझ सको, फॉर्मूलाज को समझ सको, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे हमने कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करी, इसी तरीके से नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा हमारा मैक्सवेल रिलेशंस के लिए, मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन क्या है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल 4 मैक्सवेल्स के रिलेशन हैं, एक एक करके सारे मैक्सवेल के रिलेशन हम यहां पर क्रिएट करते हैं। आपने कंबाइंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ के रखा है। सबसे पहली इक्वेशन कंबाइंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या बनाई थी, टी डॉट डी एस इज इक्वल टू द डी यू प्लस पी डॉट डी वी, यही बनाई थी, ठीक है। यहां से जरा डी यू की वैल्यू निकालिए, डी यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी डॉट डी एस माइनस पी डॉट डी वी। आपको पता है इंटरनल एनर्जी का चेंज लिखा है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ये किस पर डिपेंड करता है, एंड पॉइंट्स पर, स्टेट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो ऊपर जो कंडीशन हमने मैक्सवेल की बनाई है, क्या हम उसको हर जगह फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, dz इज इक्वल टू दी, ये क्या हो जाएगा, m dx हो जाएगा प्लस का n dy हो जाएगा। आप सब कंपेयर करा लो, ठीक है ना। अगर भाई इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगेगी, यही बात तो हमने आपको बताई है, प्रॉपर्टी में कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमेशा लगता है, लगा दिया। अब जैसे ही आप लगाओगे तो इसका डेटा जरा यहां पर हम लिखते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि m क्या है, t है, ठीक है, इसी के साथ n क्या है, n क्या है, माइनस का p है, dx किसके इक्विवेलेंट है, dx बराबर ds है, मतलब x का काम s करेगा, और dy किसके बराबर है, dv के बराबर है, मतलब y का काम कौन करेगा, dv करेगा। ये जरूर लिख लेना। नाउ लेट्स अप्लाई द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कैसे लगाते हैं, पहले हम लिखते हैं डो m बाई डो वाई एट कांस्टेंट x। देखो जरा ध्यान से, डो बाई, y का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, एट कांस्टेंट x, x का काम जी कौन कर रहा है, x का काम s कर रहा है, एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से हमें मिलेगा डो t बाई डो v एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। अब आगे चलिए, डो n बाई डो y भी निकाल लीजिए, डो n बाई डो y एट कांस्टेंट x। तो देखो जरा सब रिप्लेस करो, डो बाई डो y, y का काम बेटा कौन कर रहा है, v कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी, डो n बाई डो x, डो n बाई डो x एट कांस्टेंट y, ठीक है। x का काम बेटा कौन कर रहा है, s कर रहा है, तो डो बाई डो s आ गया। n का काम कौन कर रहा है, माइनस p कर रहा है, तो माइनस p कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ किस कांस्टेंट की बात हो रही है, एट y कांस्टेंट, y का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस का डो p बाई डो s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर इंटरनल एनर्जी बेटा प्रॉपर्टी है तो आपको देखने को मिला कि डो टी बाई डो वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी
किसके बराबर होता है, माइनस का डो पी बाई डो एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो कि मैम ये सब क्या करा रहे हो, मगर जैसे ही चारों इक्वेशन मैक्सवेल की मैं आपके सामने लाऊंगी, इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दूंगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको बैठना है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैम एट द एंड ऐसी चीज बताएंगी कि फिर कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की तो पहली इक्वेशन है, मगर हमारी थर्मोडायनेमिक रिलेशन की जर्नी में दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। मैंने आपको बताया ना 17-18, दूसरी इक्वेशन आपके सामने रही। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अभी बात करेंगे क्यों ध्यान रखनी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, पहली हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, कंबाइन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी का ही एक और वेरिएंट था, TdS इज इक्वल टू द du माइनस DH माइनस VdP, याद है ना, इसका एक और वेरिएंट है, तो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, बट थोड़ा रुक के। सबसे पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं गिब्स फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन खत्म हो गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करा जाता है, जी इज द गिब्स फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, h माइनस टी डॉट एस। बहुत ही बढ़िया, h माइनस टी डॉट एस, दिस इज नोन एज द गिब्स फंक्शन। ठीक है, अब इसको क्या करिए, ये भी याद रखना है फिलहाल के लिए, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जो ध्यान रखना है उसको मैं इक्वेशन नंबर देती जा रही हूँ। कई बार आपसे पूछ लेता है कि गिब्स फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है बताओ, तो ये ऑप्शन रखा होता है, आपको सिर्फ चूज करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई दिमाग नहीं लगाना, एक्सप्रेशन याद होगा तो आंसर लगा दोगे, वरना फिर कभी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट जो भी एक्सप्रेशन मैं जनरेट करूंगी, 17 एक्सप्रेशन 18 एक्सप्रेशन जनरेट करूंगी, तो 17-18 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, एक बार में नहीं, टाइमली आते रहते, चेंज हो के, कभी कहीं से कभी कहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको मिलेगा dg, ये मिल जाएगा dh माइनस, यहां पर दो फंक्शन है आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या मिल गया, dg, ये हो गया dh माइनस टी डॉट डी एस माइनस एस डॉट डी टी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने आपसे बोला ना कंबाइन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और इक्वेशन था, टी डॉट डी एस इज इक्वल टू द डी एच माइनस वीडीपी। ठीक है, वीडीपी को इधर ले आइए, टी डॉट डी एस को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा वीडीपी बराबर डी एच माइनस टी डॉट डी एस। ठीक है, तो डी एच माइनस टी डॉट डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, वीडीपी आप लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी जी, डी एच माइनस टी डॉट डी एस की जगह क्या आ गया, वी डॉट डी पी माइनस एस डॉट डी टी। अब ये जो गिब्स फंक्शन है ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी है तो हम क्या करा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं, सेम काम, जैसे यहां पर कंपेयर कराया, अब चलो यहां पर भी क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। कैसे कंपेयर कराएंगे, dz बराबर mdx प्लस ndy, ठीक है ना, mdx प्लस ndy। तो देखो जरा, जब आप कंपेयर कराओगे तो m का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, m बराबर v हो गया। ठीक है, n का काम कौन कर रहा है, माइनस का s कर रहा है, dx का काम कौन कर रहा है, dp, d मतलब x, जहां जहां x होगा वहां वहां हम p पुट कर देंगे, dy का काम कौन कर रहा है, dt, तो जहां जहां y होगा वहां वहां पर t पुट कर देंगे। फिर से वही काम करना है, निकाल लीजिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डो m बाई डो y एट कांस्टेंट x, रखिए वैल्यू, डो बाई y की जगह कौन आ जाएगा, डो t, m की जगह कौन आ जाएगा, v, और साथ में कांस्टेंट x मतलब कांस्टेंट प्रेशर P, तो ये हो जाएगा डो v बाय डो t एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे एक्सप्रेशन इसी तरीके से यहां पर आप निकालिए डो n बाई डो x एट कांस्टेंट y। ठीक है, तो ये आ गया डो x कितना है, x, देखो x की जगह p आ जाएगा, तो डो बाई डो p हो गया, n की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का s आ जाएगा, और एट कांस्टेंट y है ना, कांस्टेंट y का मतलब क्या है, t, कांस्टेंट t, तो यहां पर देखो जरा क्या आ जाएगा, माइनस का डो s बाय डो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
क्या ही बात है। देखो आ गया एक और एक्सप्रेशन, ये आपकी मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन आपको देखने को मिली है। क्या आई है? डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दी माइनस का डो एस बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। मगर हमारी जर्नी की ये कौन सी इक्वेशन बन चुकी है? हमारी जर्नी की ये चौथी इक्वेशन हमको देखने को मिल चुकी है। 4 इक्वेशन हमने बेहतरीन तरीके से प्रूफ कर ली। अभी याद करने का एक झमाझम ट्रिक बताऊंगी, सब याद भी होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको पहले लिख के लेके जाओगे 1 घंटे में फिर याद करोगे, यही याद करा देंगे, ऐसा याद कराएंगे कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर गिब्स फंक्शन लगा के एक मैक्सवेल का रिलेशन निकाला, इसी तरीके से अब हम जा रहे हैं एक और मैक्सवेल का रिलेशन बनाने, तीसरा वाला, और वो डायरेक्ट हम किससे बनाएंगे? सेम इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? कंबाइन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ की, TdS इज इक्वल टू दी DH माइनस VdP। यही तो थी ना, TdS इज इक्वल टू दी DH माइनस VdP। तो यहां पर क्या करिए? DH की वैल्यू जरा निकालिए, DH की वैल्यू निकालिए। तो DH कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा T डॉट DS प्लस V डॉट DP। ठीक है, अब इंथैल्पी क्या है? प्रॉपर्टी है। अगर इंथैल्पी प्रॉपर्टी है तो भैया जी शुरू हो जाइए, सेम कहानी लेके शुरू हो जाइए, इसको कंपेयर कराइए। dz इज इक्वल टू दी mdx प्लस ndy। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सबको कंपेयर करा सकते हैं। यहां डब्बा बनाइए। m का काम कौन कर रहा है? t कर रहा है। n का काम कौन कर रहा है? v कर रहा है। dx का काम कौन कर रहा है? ds। और इसी के साथ dy का काम कौन कर रहा है? dp कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन बनाते हैं, ये हो जाएगा डो m बाई डो y एट कांस्टेंट x। तो ये हो गया डो बाई, ठीक है, डो बाई y कितना है? p है, m कितना है? t है, कांस्टेंट x का मतलब क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहां पर आपको मिल जाएगा डो t बाई डो p एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं डो n बाई डो x एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू दी, ये हो जाएगा डो बाई डो x का मतलब क्या है? डो s आ जाएगा, n का मतलब क्या है? v आ जाएगा, कांस्टेंट y का मतलब है p आ जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा डो v बाई डो s एट कांस्टेंट p। आप देख सकते हैं एक और मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अगर इंथैल्पी प्रॉपर्टी है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होने वाले हैं। तो हमको मिल रहा है डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू दी डो वी बाई डो एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दिस इज द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये वैसे तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, मगर हमारे लिए ये कौन सी इक्वेशन है? चौथी इक्वेशन आ चुकी है, और ये हमारी आ गई मोस्ट ब्यूटिफुल इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन बेटा आ चुकी है। ठीक है, तो ये तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, और हमारी थर्मोडायनेमिक रिलेशन की जर्नी में फिफ्थ इक्वेशन हमने इजीली प्रूफ कर ली है। नाउ एक और इक्वेशन हम यहां पर बना सकते हैं, किसकी मदद से? देखो यहां पर जैसे हमने क्या यूज करा था? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का, गिब्स फंक्शन का यूज करा था। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है? देखो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, u माइनस टी एस, यू माइनस टी एस। वो क्या था? गिब्स फंक्शन क्या था? h माइनस टी एस, और ये हमारा क्या कहलाएगा? u माइनस टी एस। ठीक है, तो ये वैसे तो याद रखिए 5 इक्वेशन के साथ साथ ये छठी इक्वेशन पिक्चर में आ चुकी है। ठीक है, लास्ट में मैं एक सिंगल स्लाइड भी आपको बना के दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। df इज इक्वल टू दी du माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा df इज इक्वल टू दी du माइनस t डॉट ds माइनस s डॉट dt। ठीक है, आपको भी पता है
कंबाइन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है टी डॉट डी एस इज इक्वल टू दी डी यू प्लस पी डॉट डी वी। तो देखो डी यू माइनस इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का पी डॉट डी वी और ये हो जाएगा डी यू माइनस टी डॉट डी एस। ठीक है ना? तो डी यू माइनस टी डॉट डी एस की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस का पी डी वी रख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू दी माइनस का पी डॉट डी वी माइनस का एस डॉट डी टी। बस कुछ नहीं करना है। अब आपको फिर से कंपेयर कराना है, क्योंकि आपको पता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी क्या है, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो यहां पर dz बराबर mdx प्लस एन डी वाई लगाइए। इसी के साथ साथ कंपैरिजन वाले सारे टर्म इधर सजा लीजिए ताकि आपको काम करने में थोड़ा आसानी हो। तो m की जगह माइनस पी चलाना है, ठीक है, n की जगह माइनस एस चलाना है, इसी के साथ dx की जगह dv चलाना है और dy की जगह क्या चलाना है? dt चलाना है। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आ गई। नाउ लेट्स अप्लाई दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। जैसे ही आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन लगाओगे तो आपको मिलेगा डो m बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू दी, तो डो बाई डो वाई की जगह क्या रखेंगे? डो बाई डो टी। m की जगह क्या रखेंगे? माइनस का p। कॉन्स्टेंट x की जगह क्या रखेंगे? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा माइनस का डो p बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली डो n बाई डो एक्स भी निकाल लीजिए, डो n बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट y। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डो बाई x क्या है? डो v है, n की वैल्यू कितनी है? माइनस का s है, कांस्टेंट y का मतलब क्या है? कांस्टेंट t। तो बेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का डो s बाई डो v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों को जब कंपेयर कराओगे तो देखो दोनों साइड पर माइनस है, माइनस माइनस आपका कट जाएगा और फाइनली टोटल 4 मैक्सवेल इक्वेशन होती है ना, तो आप 4 मैक्सवेल इक्वेशन निकाल चुके हो। डो s बाई डो v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड वैसे तो ये 4th मैक्सवेल इक्वेशन है, मगर हमारे लिए ये 7th इक्वेशन देखो प्रूफ होके आ गई। इतनी सी देर में हमने 7 इक्वेशंस को बना लिया है। फर्स्ट लेट मी गिव यू अ बेसिक आइडिया कि भाई कैसे ये 7 के 7 इक्वेशन ध्यान रखनी है ना, क्योंकि हमने 4 इक्वेशन मैक्सवेल की बनाई है। देखो जरा, अगर आप देखोगे तो 4 इक्वेशन हमने मैक्सवेल की बना ली। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। एक हमने क्या बनाई है? एक इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, एक गिब्स फंक्शन की बनी है, एक हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की बनी है। तो टोटल 7 इक्वेशन को आपको कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। ठीक है, बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक देते रहेंगे ताकि इमीडिएटली जो पढ़ा याद करा एंड देन एवरीथिंग कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये 7 के लिए शॉर्ट ट्रिक आ रही है। शॉर्ट ट्रिक देख रहा, जैसे ही शॉर्ट ट्रिक पता चलेगी सब तुरंत याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, तपस्वी। ठीक है, तपस्वी क्या याद रखना है? तपस्वी, तपस्वी, तपस्वी। आप सभी लोग भी तपस्वी हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो। इस तपस्वी से आपको सारी मैक्सवेल इक्वेशन याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं पर भी dz बराबर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनो, तो इसको याद करना आसान है। m का डिफरेंशिएशन इसके इधर वाले के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। m किसके साथ था? x के साथ था, कांस्टेंट x। n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? जो इधर रखा हुआ है, x रखा हुआ है। और n खुद किसके साथ है? y के साथ है, तो कांस्टेंट y। ये खत्म हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद दो आपको मैंने फंक्शन बताए। दो फंक्शन क्या थे? एक आपका गिब्स फंक्शन है और दूसरा आपका क्या है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है। इनको भी याद करना आसान है। देखो, दूसरा और तीसरे में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं गिब्स फंक्शन, ठीक है, या फिर मैं आपसे बोलूं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, तो बहुत इजी है। इसको बेटा ध्यान रखना, g बराबर f बराबर, ठीक है, माइनस टी डॉट एस माइनस टी डॉट एस। बस इतना ध्यान रखो। अगर g है a b c d e f g h,
तो g को h के साथ रख दो और फिर u ही तो बचा है, वो तो आप ऐसे ही याद रख लोगे। g अगर h के साथ चला गया तो सिर्फ u बचा, वो यहाँ पर रख लीजिए। तो एक आपका क्या हो गया, एक आपका सिंपल इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर h माइनस टी एस, और दूसरी सिंपल इक्वेशन क्या आ गई, u माइनस टी एस आ गई। अब बात कर लेते हैं कि मैम 4 मैक्सवेल की इक्वेशन का क्या होगा, उसके लिए तपस्वी तैयार करा है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं तपस्वी वाला काम। अगर t से p इधर मतलब राइट जा रहे हैं तो नीचे से भी राइट जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेफ्ट जाएंगे तो नीचे से भी लेफ्ट जाएंगे, यहां से अगर अप जाएंगे तो इधर से भी अप जाएंगे, इधर से अगर डाउन जाएंगे तो इधर से भी डाउन जाएंगे। तो कितने रास्ते हैं हमारे पास, हम इधर जा सकते हैं, हम इधर जा सकते हैं, हम ऊपर जा सकते हैं और हम नीचे जा सकते हैं। 4 डायरेक्शन में काम कर सकते हैं और 4 ही इक्वेशन बनानी है। देखो चारों को कवर करते हैं, चारों इक्वेशन को कवर करते हैं, देखना जरा ध्यान से। सिर्फ तपस्वी से ही आपका काम यहां पर हो जाएगा। 4 इक्वेशन बनाने के लिए 4 डब्बे चाहिए, तो हमने यहां पर 4 डब्बे लगा लिए। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो t से p जा रहे हैं, v से s जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, t से p v से s, तो यहां पर रख लो t से कहां गए, p गए, बराबर v से कहां गए, s गए ना। अब देखो इधर p है तो कांस्टेंट p कर दो, इधर s है तो कांस्टेंट s कर दो, इधर चले गए। अब इधर आ जाओ, p से t जाएंगे, s से v जाएंगे, तो p से कहां चले गए, t चले गए, और इधर कहां चले गए, s से v चले गए। ठीक है, अब इधर v है तो इधर v फेंक दो, इधर v फेंक दो, और इधर t है तो इधर t फेंक दो। ठीक है, अब ऊपर जा सकते हैं, v से t, s से p, तो जब v से t जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, और यहां पर क्या जाएंगे, s से p जाने वाले, s से p जाने वाले। इधर देखो p है तो इधर p दे दो, और इधर देखो t है तो यहाँ पर t लगा दो। नीचे आ सकते हैं इसी तरीके से, डो t बाई डो v, और इधर से नीचे आएंगे तो p से s आएंगे तो डो p बाई डो s हो जाएगा। इधर v है तो v हो गया, और इधर s है तो इधर s आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब जब p और s दोनों एक ही साइड पर होंगे तब तब माइनस ले लेना, जब जब p और s एक ही साइड पर होंगे तब तब माइनस ले लेना। यहाँ p और s ऑपोजिट है, s और p ऑपोजिट है, कोई माइनस प्लस का साइन नहीं लेना है। खत्म हो गई। ऐसी तो इक्वेशन बनाई थी, आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग बनाया है। देखो डो p बाई डो t, डो s बाई डो v, एट कांस्टेंट v एट कांस्टेंट t, ये इक्वेशन दिखाते हैं। p बाई t वाली इक्वेशन कहां पर आई है, डो p बाई डो t, डो s बाई डो v, एट कांस्टेंट v एट कांस्टेंट t। देखो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से जरा ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन देखिए, t बाई p v बाई s, t बाई p v बाई s, कांस्टेंट s कांस्टेंट p, उधर जो बनाई वही यहां पर रख दी। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहां पर देखिए इस इक्वेशन को, v बाई टी एस बाई पी निगेटिव साइन के साथ देखिए हमारी इक्वेशन आई थी, तो v बाई टी एस बाई पी जरा आप देख लो, यहाँ पर v बाई टी एस बाई पी निगेटिव साइन के साथ इक्वेशन आ चुकी है। इसी तरीके से दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो अभी तक मैंने 7 इक्वेशन आपको पढ़ाई, और 7 के साथ इक्वेशन तुरंत इमीडिएटली आपको रटवा भी दिया। नाउ दिस इज दी कंप्लीट 7th इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स बीच बीच में मैं क्रिएट करूंगी ना शॉर्ट ट्रिक डाल के, बस वहीं से आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया, क्या पूछा गया, फॉर अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई का आया हुआ सवाल है। ठीक है, मैंने उधर कराया है, इधर मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आपको राहत मिल जाए क्या पूछा जाने वाला है। आपसे बोल रहा है एज पर मैक्सवेल रिलेशन डो वी बाई डो एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू विच इक्वेशन के इक्वल होगा, कौन सी इक्वेशन के इक्वल होगा। कुछ नहीं करना है, क्या वहां से रट के आना है मैम, नहीं, आपको तपस्वी वाला वो जादू वाली ट्रिक बता दी है ना, यहीं पर बनाओ तपस्वी, तपसावी, तपस्वी। ठीक है, आपको क्या दे रहा है, v बाई एस, v बाई एस मतलब v से s जाना है तो हम इधर गए होंगे तो ऊपर से भी इधर ही जाएंगे। तो देखो डो v बाई डो s हमें दिया हुआ है, ठीक है, एट कांस्टेंट p। तो अगर हमें ये v बाई एस चाहिए, डो v बाई डो s चाहिए, तो जरूर डो t बाई डो p ही मिला होगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इधर ऐसा ना, इधर खत्म हो गया सवाल, बेटा सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं रटना है, बस तुरंत तपस्वी बनाना और सॉल्व कर लेना। तो कहीं पर क्या ऑप्शन दिया है, डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी का, आप देख सकते हो ऑप्शन ए आपका यहां पर मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। जैसे मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई, अब यहीं पर वो बदलता रहेगा, दूसरा वाला साइड पूछता रहेगा, आप हमेशा तपस्वी बनाते जाना और कैलकुलेशंस करते जाना विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये हमारी 7 इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट सम मोर कैलकुलेशन।
ठीक है, अब कुछ और कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं, बात करते हैं साइक्लिक रिलेशन की, ठीक है ना। साइक्लिक रिलेशन बोल लीजिए, चाहे आप क्या बोल लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव। तो चलो भाई उसको शुरू करते हैं, साइक्लिक रिलेशन और पार्शियल डेरिवेटिव, साइक्लिक रिलेशन और पार्शियल डेरिवेटिव, साइक्लिक चाहे आप क्या बोल लो, पार्शियल डेरिवेटिव। इसको समझाती हूं आपको, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो जनरली हमारे पास क्या होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक्स का वेरिएबल होता है, एक वाई का वेरिएबल होता है और एक आपका क्या होता है, जेड का वेरिएबल होता है। तो ये जो साइक्लिक रिलेशन है ये बेसिकली तीनों वेरिएबल्स के बीच में ही आपको क्या देता है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर 3 वेरिएबल हैं तो आप इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर 0। जो इक्वेशन मिलेगी वो एक्स वाई जेड में मिलेगी, ठीक है। आपको भी पता है कि मैम अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0, ठीक है ना, तो ये बेसिकली यही है, ये इक्वेशन किसका किसका फंक्शन है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का फंक्शन है और बराबर 0 है। बट अगर यहीं पर बेटा मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे एक वेरिएबल को किसी अनदर 2 वेरिएबल के टर्म में लिखना होगा, तो आप पूछोगे मैम आपको किसको लिखना है, मैंने बोला एक्स को लिखना है, तो आप बोलोगे कि एक्स को आप लिख सकते हो -y माइनस 2z। मैंने बोला नहीं मुझे y को लिखना है, तो y को आप लिख सकते हो -x माइनस 2z। मैंने बोला नहीं मुझे z को लिखना है, z को आप लिख सकते हो -x माइनस y/2। इसका मतलब पता है क्या है, एक वेरिएबल को हम किसी अनदर बचे हुए 2 वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं। यहां पर अगर आप x को देखोगे, x इज अ फंक्शन ऑफ z एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो या तो आप ऐसे एक्सप्रेशन बना सकते हो, या तो हम इसी में क्या दिखा सकते हैं, देखना जरा, इसी में क्या दिखा सकते हैं। अगर मैं यहां पर बोलूं तो मैं बोल सकती हूं x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी देखो इक्वेशन यही तो बनाई है, x इसका फंक्शन है, y इन दोनों का फंक्शन है, z इन दोनों का फंक्शन है। तो आप चाहे ऊपर वाला एक फाइनल एक्सप्रेशन भी पुट कर सकते हो, या जो बचे हुए नीचे 3 एक्सप्रेशन हमने यहां पर लिखे हैं, यू कैन मेक इट प्रॉपरली। अब बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेम चीज करेंगे जैसे पार्शियल डेरिवेटिव में करी थी ना, z को xy का फंक्शन बनाया फिर z को डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलरली हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, y और z के साथ सेम काम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं y वाली इक्वेशन उठाऊं तो मैं यहां पर लिख सकती हूं dy, फिर ये हो जाएगा डो y बाई डो x इंटू dx, प्लस फिर ये हो जाएगा डो y बाई डो z, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिया फिर z के रिस्पेक्ट में इंटू dz। z के साथ ऐसे ही करें, जरा करिए, dz इज इक्वल टू दी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बनाऊंगी, आपको मजा आ जाएगी फाइनल एक्सप्रेशन देख के, ठीक है। तो ये हो जाएगा डो z, ये एक्स वाई का फंक्शन है ना, तो देखो वही इक्वेशन आएगी, डो z बाई डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो z बाई डो वाई इंटू डी वाई, ठीक है। ये जो हमारा dy है आप ये dz में पुट कर दो, ठीक है ना। ये जो हमारा dy है, पुट द वैल्यू ऑफ dy इन dz, पुट द वैल्यू ऑफ dy इन dz, ठीक है। जरा dy की वैल्यू dz में पुट करिए तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, बहुत ध्यान से बोर्ड पर नजर रखिए ताकि आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ आए। ये क्या था, डो z बाई डो x इंटू डी एक्स, ये क्या था, डो z बाई डो y इंटू डी वाई। तो यहां पर जो dy है उसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, डो y बाई डो एक्स डी एक्स, डो y बाई डो z डी जेड, ठीक है। तो रख दीजिए डो y बाई डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो y बाई डो z इंटू डी जेड। अब कमाल देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखो dz आ गया, ये dz रखा हुआ है, बराबर ये क्या रखा है, डो z बाई डो एक्स इंटू डी एक्स आ गया, प्लस जैसे ही ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए
डो वाई से डो वाई कट जाएगा, देखो ना डो वाई यहां रखा है, डो वाई यहां रखा हुआ है, तो ये बच जाएगा डो जेड बाई डो एक्स। देखो ऊपर वाला डो जेड बच गया, नीचे वाला डो एक्स बच गया, और साथ में क्या बच गया बेटा, डी एक्स बच गया। अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो डो वाई से तो डो वाई कटेगा, डो जेड से डो जेड भी कट जाएगा, मात्र डी जेड बचेगा, है कि नहीं? डाइजेस्ट कर लो इसको, थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, थोड़ा डाइजेस्ट कर लो। जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब हमने ये सारी कैलकुलेशन करी ना, तो यहां पर हम लिखना भूल गए। क्या लिखना भूल गए? जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट z है, जब हम इसको z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट x है, ये लिखना बहुत जरूरी है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट y है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट x है। अब मुझे इसको फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डो z बाई डो एक्स एट कांस्टेंट y। तभी तो मैं सोचूं कैंसिल आउट सारे कैसे हुए जा रहे हैं। डो z बाई डो y एट कांस्टेंट x, एट कांस्टेंट x, ये बहुत मैटर करता है। अंदर जो लिखा है डो y बाई डो एक्स एट कांस्टेंट z, डो y बाई डो एक्स एट कांस्टेंट z, और ये क्या है, डो y बाई डो z एट कांस्टेंट x, ठीक है? तो ये चीज अब आपको समझ आ जाएगी कि dz बराबर डो z अपॉन डो x एट कांस्टेंट y इंटू डी एक्स हो गया, प्लस अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट x पर है, ये कांस्टेंट z पर है, तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? एज इट इज रखिए, डो z बाई डो y एट कांस्टेंट x, डो y बाई डो x एट कांस्टेंट z इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है? अब देखो ये कांस्टेंट x पर है, ये कांस्टेंट x पर है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इसकी सेम है, कांस्टेंट x, तो डो y डो z कट जाएगा, मात्र आपका dz यहां पर बचने वाला है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर भी dz पड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड पर भी dz पड़ा हुआ है, तो ये dz से dz काट देना। जैसे इसका एक्सप्रेशन आएगा ना, मैं इतना आपको बेहतरीन शॉर्टकट देने वाली हूं, फिर याद हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे वो 7 एक्सप्रेशन याद करा, इसको भी याद करा दूंगी। पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का डो z बाई डो एक्स एट कांस्टेंट y, साथ में dx रखा हुआ है, बराबर ये क्या है, डो z बाई डो y एट कांस्टेंट x, ये हो जाएगा डो y बाई डो x एट कांस्टेंट z, साथ में क्या रखा हुआ है, dx। तो देखो इधर भी dx है, इधर भी dx है, कॉमन dx है, कैंसिल आउट कर दीजिए, dx भी कट जाएगा, ठीक है? अब ये दोनों टर्म मैं उधर लेके जाती हूँ, ये टर्म जब उधर जाएगा तो डो x ऊपर चला जाएगा, डो y नीचे चला जाएगा। तो पहला एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिख रही हूं, डो x बाई डो y एट कांस्टेंट z। जब ये उधर जाएगा तो डो y ऊपर चला जाएगा, डो z नीचे चला जाएगा, तो हमें मिला डो y बाई डो z एट कांस्टेंट x। यहां ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, डो z बाई डो x एट कांस्टेंट y। इधर क्या बचा, 1 बचा, ये वाला माइनस बेटा इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -1। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द साइक्लिक रिलेशन। याद कैसे करेंगे मैम ये वाला एक्सप्रेशन? अच्छा ये कौन सा एक्सप्रेशन है, नंबर काउंट कर लेते हैं भैया जी, 7 बना लिए थे, ये 8वां एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है, जो कि हमें ध्यान रखना है, कैसे करना है जरा देखो, बहुत ही सिंपल है इसको याद करना। एक्स वाई जेड सीक्वेंस पता है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब क्या है, अगर हम एक्स वाई जेड का सीक्वेंस देखें तो इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डो एक्स बाई डो वाई, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में डो वाई बाई डो जेड, फिर इसका इस जेड का, फिर वापस से एक्स पे आ जाएंगे ना, साइक्लिक है तो जेड से तो एक्स पर ही लौटेंगे। देखो एक्स वाई है तो जेड रख दो, वाई जेड है तो एक्स रख दो, जेड एक्स है तो वाई रख दो, देखो ऊपर ही वाली इक्वेशन आ गई। कितना इजी है, इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो देखो सिंपल एक्स वाई जेड वेरिएबल ले लिए हैं, हमारे में थर्मोडायनेमिक्स में क्या वेरिएबल होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, यही तो होता है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। तो देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखो, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी देखोगे तो पहले पी आ रहा है, फिर वी आ रहा है, फिर टी आ रहा है। अब देखो कैसे बनाएंगे, सेम तरीके से यहां पर मैं डो पी बाई डो वी लिखूंगी, ठीक है, इसके बाद ये इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो हमें मिलेगा डो वी बाई डो टी,
और T के बाद फिर से वापस किस में आ जाएंगे, P में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PV इन्वॉल्व है तो कांस्टेंट टेम्परेचर, VT इन्वॉल्व है तो कांस्टेंट प्रेशर, TP इन्वॉल्व है तो कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर -1। ये हमारे काम की इक्वेशन आ गई, साइक्लिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखो ये हमने कॉमन कैलकुलेशन करी, उसके बाद प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के लिए हमने सेम कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके यूज कर लिया। और एक चीज आपको यहां पर और समझ आ गई होगी कि मैम इसमें सबसे सिंपल सी बात यह है कि साइक्लिक रिलेशन याद करना आसान है। वो 7 इक्वेशन याद हो गई, यहां पर ये ट्रिक से याद हो गया, PV/T, P/V, V/T, T/P। अगर PV आ गए हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, VT आ गए हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। इस तरीके से आप ये इक्वेशन याद रख सकते हो। नाउ अब हमारे पास क्या है, 2 TDS इक्वेशन है, बहुत गजब की, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखना है बताती हूँ, याद कैसे रखना है वो भी बताती हूँ, एक्सप्रेशन क्या है वो भी बताती हूँ, ठीक है। अब ये जो TDS इक्वेशन है ना, इसका एक्सप्रेशन काफी बड़ा है, तो अब मैं इसका नहीं कराऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रही हूँ और शॉर्टकट बता रही हूँ। TDS इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 TDS इक्वेशन बेटा यहां पर बैठी हुई हैं, 2 TDS इक्वेशन। पहली TDS इक्वेशन और दूसरी TDS इक्वेशन कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो जरा, TDS इक्वेशन है तो यहां पर रख दो T.ds, इसको भी हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस इक्वेशंस प्रूव करते आ रहे हैं, सिमिलर वे में इन इक्वेशंस को भी प्रूव करा जाता है एंट्रोपी को कंसीडर करके, ठीक है। तो अभी इसका प्रूफ तो जरूरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट TDS इक्वेशंस लिखते हैं। ध्यान से देखो, 2 TDS इक्वेशन याद करने की ट्रिक समझानी है आपको। सबसे पहले आप क्या करो, एक इक्वेशन में लिखाओ CVDT और दूसरी इक्वेशन में लिखाओ CPDT, कोई दिक्कत ही नहीं है, CV और CP कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपने देखा है, मैंने आपको एंट्रोपी में भी दिखाया था, प्रेशर के साथ निगेटिव साइन, वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव साइन, टेम्परेचर यहां पर भी रखना है, टेम्परेचर यहां पर भी रखना है। इतना क्या याद करा जा सकता है, पहले में CVDT, दूसरे में CPDT, ठीक है ना, दूसरे में CPDT। दूसरी चीज ये समझ आ गई कि मैम अगर P होगा तो नेगेटिव ले लेंगे, टेम्परेचर दोनों में रहने वाला है। अब आप खुद सोचो, अगर V हट गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब थोड़ा आइडियल गैस से रिलेट करने की कोशिश करो, PV इज इक्वल टू MRT, V MR सब हटा दो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर हम रखते हैं डो P बाय डो T, कांस्टेंट वॉल्यूम V था ना तो dV, यहां से P हटा दो, P हटा दोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डो V बाय डो T एट कांस्टेंट प्रेशर, साथ में आ जाएगा dP। याद करने की सुपर निंजा टेक्निक, दोनों TDS इक्वेशंस को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से याद कर सकते हो। मैंने क्या करा, आपको सिंपल बोला CVDT लिखो, फिर उसके बाद बोला CPDT लिखो, याद हो गया। CV CP को हम कभी नहीं बोलते हैं, एक के साथ इक्वेशन में CV आएगा, दूसरे के साथ CP आएगा, एक बार ये डिसाइड हो गया, टेंशन खत्म। DT सब में लगा दो, टेम्परेचर सब में लगा दो, PV इज इक्वल टू MRT है, V हटाओगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P/T। इधर V है तो कांस्टेंट V dV, इधर P है तो कांस्टेंट P dP, P हटा दोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो डो V बाई डो T आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या करा है, 8वीं इक्वेशन प्रूव कर दी थी, ये हमारी 9वीं इक्वेशन आ गई है और ये हमारी 10वीं इक्वेशन आ गई। 9th इक्वेशन, 10th इक्वेशन विद शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आपको यहां पर इसको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसमें एक और फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे देती हूं, ठीक है, बट वो आपको थोड़ा सा याद ही रखनी पड़ेगी। चलो, एक और एक्सप्रेशन होता है CP माइनस CV का, ठीक है, एक और एक्सप्रेशन होता है बेटा CV माइनस CP का। तो देखो कैसे याद करेंगे, यहीं पर लिखते हैं, इन्हीं दोनों की मदद से, मतलब क्या करते हैं, TDS को कंपेयर करा दो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कराओगे तो आपको पता है कि यहां पर ये इसके बराबर हो जाएगा, जब ये इसके बराबर होगा तो CP और CV के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो जैसे ही ये रिलेशनशिप आता है तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है CP माइनस CV माइनस T।
डो वी बाई डो टी, यहाँ वी रखा है, डो वी बाई डो टी, साथ में आता है डो पी बाई डो वी, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। सोचो कैसे बनाया, डो वी बाई डो टी और डो पी बाई डो वी, यहां पर पीवी लिखा है तो डो पी बाई डो वी याद रखो, डो वी बाई डो टी मतलब वी बाई टी, यहां से वी यहां से टी, वी बाई टी, वी बाई टी, इसका स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ। अब वी टी इन्वॉल्व है तो कांस्टेंट टी पर वर्क कर रहा होगा, पीवी इन्वॉल्व है तो कांस्टेंट टी पर वर्क कर रहा होगा। देखो यहां पर शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही यही है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम कुछ ऐसा रिलेशन माइंड में क्रिएट कर लें जिससे हम चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाए। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि आप यहां पर ये टीडीएस इक्वेशन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रखो। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वर्क करते हैं कि कैसे हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, द फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर अ रबर बैंड इज गिवन बाय du इज इक्वल टू TdS प्लस टाउ dl। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन यहां पर मैच कर जाएगा। तो देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि मैक्सवेल अपने हिसाब से ही आपको वही इक्वेशन बना के दे दे। यहां पर एक नया टर्म दे दिया है टाउ इंटू डीएल, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई फर्क पड़ता है? du तो तब भी प्रॉपर्टी है, हमारी कैलकुलेशन तो तब भी वही रहेगी, du इज इक्वल टू दी टी डॉट डी एस प्लस टाउ डॉट डीएल। अब आप सोच रहे होगे कि मैम डेरिवेशन कराने से फायदा क्या है? हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के माइंड में ऐसी बात आई हो, इसीलिए ये कराते हैं, ताकि जब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए ना, जब डायरेक्ट फॉर्मूला से काम ना बने, तब आपको फिर यहां पर चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो देखो जरा, dz इज इक्वल टू दी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डो एम बाई डो वाई। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, डो एम बाई डो वाई, डो एम बाई डो वाई, तो ये मिलेगा डो टी बाई डो एल एट कांस्टेंट y, नहीं एट कांस्टेंट x, मतलब एट कांस्टेंट एंट्रोपी बराबर। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, डो n बाई डो एक्स, तो n का काम कौन कर रहा है, टाउ कर रहा है, x का काम कौन कर रहा है, s कर रहा है, एट कांस्टेंट y, एट कांस्टेंट y का मतलब क्या है, l है, मतलब डो t बाई डो l एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डो टाउ बाई डो s एट कांस्टेंट l। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन तो हम बीच बीच में क्लिक करते ही रहेंगे। ठीक है, बट अभी हमें क्या सीखना है, थर्मल एक्सपेंसिविटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। ये तीन टर्म आपको मैं एक साथ सिखाने वाली हूं, ये तीन टर्म मैं आपको एक साथ सिखाने वाली हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंसिविटी की। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। फिर हम बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिख लीजिए। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको महाराज जी को केटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनको हम लेट्स कंसिडर अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा अल्फा। ठीक है, तो ये तीन टर्म हमको यहां पर समझने हैं। थर्मल एक्सपेंसिविटी क्या है, इसको हम वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी भी बोलते हैं। ये क्या शो करता है, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये है क्या, इट इज अ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम
इट इज अ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का वेरिएशन? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होता है बीटा बराबर 1/v। एक तो ये एक्सपेंसिविटी है, तो वॉल्यूम का वेरिएशन पॉजिटिव मिलेगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास क्या आ गया? एक एक्सप्रेशन आ गया। अभी नंबर ढूंढ के इसका लिख देंगे। तो वैसे क्या था नंबर इससे पहले वाली इक्वेशन का? 9, 10, फिर हमने यहां पर क्या बना लिया था? इक्वेशन 11 बना ली थी। ठीक है बेटा, यहां पर हमने 11वीं इक्वेशन बना ली थी। ये हमारी 11th इक्वेशन हो गई है। मैंने आपको बोला है 17 इक्वेशंस हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी देर तक लेक्चर चलेगा। ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई? 12th इक्वेशन आ गई। सो दिस इज नोन एज द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, थर्मल एक्सपेंसिविटी। बहुत ही आसान है। ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बताना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट आइसोबारिक कंडीशन। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मींस वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इट इज अ variation of volume, it is a variation of volume, ठीक है, with respect to, it is a variation of volume with respect to pressure under isothermal condition, under isothermal कंडीशन। पहले इस इक्वेशन को, मतलब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या है? वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम के बारे में बताती है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। विद रिस्पेक्ट टू किसके बारे में? वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। एक तो ये कंप्रेसिबिलिटी है, तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो नो डाउट वॉल्यूम क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हम लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस का 1/v, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जैसी ही है, बस कंडीशन चेंज हो गई है। यहां पर आइसोथर्मल कंडीशन में वॉल्यूम का वेरिएशन प्रेशर के साथ देखा जा रहा है। यहां आइसेंट्रोपिक मतलब आइसेंट्रोपिक कंडीशन में, कांस्टेंट एंट्रोपिक कंडीशन में देखते हैं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूं, अल्फा बराबर वही माइनस साइन, बस वॉल्यूम का वेरिएशन प्रेशर के साथ अंडर आइसेंट्रोपिक कंडीशन। दोनों इक्वेशन में बस एक ही डिफरेंस है, पहला वाला आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में काम करा गया है, दूसरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी मतलब आइसेंट्रोपिक की कंडीशन के रिस्पेक्ट में काम करा गया है। ये 13 इक्वेशन आ गई, ये 14 इक्वेशन आ गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर हम 13 इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं और 14 इक्वेशन भी प्रूव कर चुके हैं। याद करने का सबसे आसान तरीका, थर्मल एक्सपेंसिविटी। एक चीज समझो, सब में वॉल्यूम का ही चेंज लिया गया है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज लिया, थर्मल एक्सपेंसिविटी कांस्टेंट प्रेशर 1/v। थोड़ा रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी है तो नेगेटिव नेगेटिव 1/v 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 सभी में है, सब में 1/v रखा है। वॉल्यूम का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट एंट्रोपी। सिर्फ पहली वाली ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें वॉल्यूम का चेंज बेटा आप देख पा रहे होगे किसके रिस्पेक्ट में लिया है? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। रेस्ट सभी में वॉल्यूम का चेंज प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही लिया गया है। आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसेंट्रोपिक है तो कांस्टेंट एंट्रोपी के केस में आप यहां पर इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। इसी का एक और एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, जैसे Cp माइनस Cv आपने देखा था, बनाते उधर ही से देखो जरा। Cp माइनस Cv क्या है? डो वी बाई डो टी, डो पी बाई डो वी। ध्यान से सुनो मेरी बात, डो वी बाई डो टी, डो वी बाई डो टी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बीटा वी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बीटा वी। डो पी बाई डो वी, डो पी बाई डो वी किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां आ जाओ, डो पी बाई डो वी, इसको पूरा अधर ले जाओ तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस का 1/v इंटू के टी।
v इंटू के टी, तो ये v और एक v आपका कट जाता है और फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिलता है, Cp माइनस सीवी टी बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो बीटा स्क्वायर कहां से आया है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर डो वी बाई डो टी का स्क्वायर रखा हुआ है, तो जब आप यहां पर डो वी बाई डो टी रखोगे तो आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर, इस वजह से आपको क्या मिला, टी बीटा स्क्वायर मिला, साथ में क्या मिलेगा, एक वी बच जाएगा और डिवाइडेड बाय के टी, क्योंकि केटी के साथ जो v आया उससे एक v कट गया, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आपका बन जाता है, प्रीवियस उससे ही बनाया गया है, मैं इसको ऐसे ही रटती हूं, टी बीटा स्क्वायर वी अपॉन के टी, टी बीटा स्क्वायर वी अपॉन के टी 10-15 बार पेपर पे लिख देना, याद हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये 14 इक्वेशन हो चुकी है, नाउ दिस इज दी 15th इक्वेशन, 15 इक्वेशन, 15th इक्वेशन आपको यहां पर देखने को मिल गई है, ठीक है। इसके बाद आपकी कौन सी इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बची है, जिससे खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दैट इज योर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी मैं आपको डायरेक्ट लिखवाती हूं विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्टार्टिंग में जो कराई है उससे आपको अंदाजा लग गया है कि हाँ मैम कैलकुलेशन भी करी जा सकती है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन, ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है ना, क्लैपेरॉन इक्वेशन, एक मिनट, लेट मी मेंशन दी करेक्ट स्पेलिंग, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है एक एंट्रोपी के टर्म में आप बनाते हो और एक एंथैल्पी के टर्म में आप बनाते हो, मैं इसका डायरेक्ट डेटा आपको दे रही हूं। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, किसके लिए यूज करते हैं, फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज, ये क्या बताता है, एंथैल्पी का चेंज, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ फेज चेंज, क्योंकि फेज चेंज के टाइम पर ही जो हीट होती है वो लेटेंट हीट होती है, तो वही एंथैल्पी है, ठीक है। एसोसिएटेड विद फेज चेंज, एसोसिएटेड विद फेज चेंज, ठीक है, एसोसिएटेड विद फेज चेंज, ये हमारा यहां पर आ गया। फॉर्मूला क्या है, 15th तक पहुंच चुके हैं, नाउ दिस इज द 16th फॉर्मूला। 16th फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूं, Hg माइनस HF अपॉन T सैचुरेशन, फेज चेंज होगा तो सैचुरेटेड टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा dP बाई dt अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, Vg माइनस वीएफ, ये जो Vg माइनस वीएफ है दीज आर दी स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, ठीक है। यहां पर मीटर क्यूब पर केजी में लेते हैं, और एंथैल्पी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्योंकि स्मॉल h में हमने इसको रिप्रेजेंट करा है। दिस इज आवर 16th इक्वेशन, 16th इक्वेशन। कुछ इक्वेशन आपको याद करने की भी जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर ये 16th इक्वेशन हो गई, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो, Hg माइनस HF अपॉन T सैचुरेशन, dP बाई dt Vg माइनस VF, दैट्स इट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप यहां पर यूज कर सकते हो। नाउ द लास्ट एक्सप्रेशन जो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को समझने के लिए बेटा आपको यहां पर क्या समझना पड़ेगा, जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं आपको जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूं। ठीक है, जैसे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट समझ लोगे, इससे खूब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप यू कांट इग्नोर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेसिकली है क्या, जूल ने करा क्या था, जूल थॉमसन ने एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस यहां पर कंडक्ट करा था, थ्रॉटलिंग प्रोसेस परफॉर्म कराया था, ठीक है। कैसे कराया थ्रॉटलिंग प्रोसेस परफॉर्म, ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या करा, यहां पर मैं बना देती हूं, इन्होंने इस तरीके से एक इंसुलेटेड पाइप को कंसिडर कर लिया,
इसमें दो सेक्शन कंसिडर कर लिए इस तरीके से, एक सेक्शन मान लो यहां पर है, एक सेक्शन मान लो यहां पर है, बीच में इनको थ्रॉटलिंग करानी थी तो इन्होंने क्या करा, रेस्ट्रिक्टेड पैसेज क्रिएट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर बीच में आप रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करोगे तो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज के थ्रू ही जो हमारा यहां पर क्या होता है, बेसिकली थ्रॉटलिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करा दिया, इस तरीके से एक रेस्ट्रिक्टेड पैसेज बना दिया, कोई वॉल लगा दो, कुछ कर दो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहलाएगा। अब यहां से क्या होगा, पास होगी, जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड होगा वो आपका यहां से पास होने वाला है। तो इससे पास होने से पहले, ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, मैनोमीटर लगा के प्रेशर का मेजरमेंट कर लेंगे, मैनोमीटर लगा के प्रेशर का मेजरमेंट कर लेंगे। तो बिफोर थ्रॉटलिंग हमने मैनोमीटर लगा दिया और आफ्टर थ्रॉटलिंग भी हमने क्या करा बेटा, मैनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आफ्टर थ्रॉटलिंग एक छोटा सा मैनोमीटर आ गया जो प्रेशर को मेजर कर लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होगा तो उसको भर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर थर्मोमीटर भी लगा सकते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो बिफोर थ्रॉटलिंग और आफ्टर थ्रॉटलिंग हमको यहाँ पर टेम्परेचर का डेटा भी मिल जाएगा, मतलब बिफोर थ्रॉटलिंग क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था, ये हमें पता चल जाएगा। आफ्टर थ्रॉटलिंग क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था, ये भी हमें पता चल जाएगा। यहां से हमारी कोई रियल गैस, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल गैस की बात कर रहे हैं, और यहां से रियल गैस पास हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कराया गया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इसी के साथ साथ यहाँ का जो बेटा पाइप था उसको जूल थॉमसन ने क्या करा था, इस तरीके से इंसुलेट कर दिया था ताकि कोई हीट का इंटरेक्शन यहां पर आपको देखने को ना मिले। ठीक है, अब ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000, ठीक है, प्लस Q हो जाएगा इज इक्वल टू दी H2 C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस W। ठीक है, अब ध्यान से समझिए एक बात कि यहां पर यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप है तो बिफोर थ्रॉटलिंग आफ्टर थ्रॉटलिंग आपको काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Z1 Z2 भी बराबर होगा। आप यहां पर थ्रॉटलिंग करा रहे हो, कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो वर्क भी जीरो है, और आपने सिस्टम को इंसुलेट करा दिया है तो हीट ट्रांसफर भी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो यहां से हमको क्लियरली दिखता है कि H1 किसके बराबर हो जाएगा, H2 के बराबर हो जाएगा। अगर बिफोर थ्रॉटलिंग आफ्टर थ्रॉटलिंग एंथैल्पी चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब है ये कैसा प्रोसेस है, आइजेंथैलेपिक प्रोसेस है। दिस इज योर आइजेंथैलेपिक प्रोसेस। तो याद रखना, थ्रॉटलिंग प्रोसेस आइजेंथैलेपिक प्रोसेस है और इसी के साथ साथ हाईली इरिवर्सिबल है। अगर मैं यहां पर पीटी डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम हम यहां पर बनाएंगे, टीपी डायग्राम, बेसिकली टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम। टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम में जो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती हैं, लाइक दिस। ठीक है, और हमने ऐसा देखा कि आफ्टर थ्रॉटलिंग आपके प्रेशर में क्या देखने को मिला है, रिडक्शन देखने को मिला है। मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस की वजह से प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये जो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस है ये इस तरीके से चलने वाली है, इस तरीके से चलने वाली है। तो जब रियल गैस की हमने यहां पर क्या करी, थ्रॉटलिंग करी, तो कुछ इस तरीके से कांस्टेंट एंथैल्पी, यहां पर इस सारी लाइन क्या शो कर रही है, कांस्टेंट एंथैल्पी को शो कर रही है, कांस्टेंट एंथैल्पी को शो कर रही है, कांस्टेंट एंथैल्पी को शो कर रही है। अब जब इन लाइंस को आप देखते हो तो इधर आपको एक स्लोप देखने को मिलता है, एक स्लोप आपको इधर देखने को मिलता है, इधर नेगेटिव स्लोप बन रहा है, इधर पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक तरफ आपको नेगेटिव स्लोप देखने को मिल रहा है और एक तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप यहां पर देखने को मिल रहा है। बीच में आपको एक ऐसी जगह भी देखने को मिल रही है जहां पर स्लोप ऑलमोस्ट क्या हो गया है, जीरो के बराबर हो गया। देखो जरा, अगर यहां टेंजेंट डालोगे, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है, यहां हॉरिजॉन्टल मिलेगा, यहां हॉरिजॉन्टल मिलेगा, मतलब ये कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो सारे वो जितने पॉइंट्स हैं जिस पर आपको स्लोप जीरो मिल रहा है, जब वो सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक कर्व मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कर्व।
इन्वर्जन कर्व, ठीक है। तो इधर स्लोप नेगेटिव है, इधर स्लोप पॉजिटिव है, और बीच में एक लाइन ऐसी मिल रही है जहां पर स्लोप क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो यहां से स्लोप को निकालते हैं जरा, स्लोप ऑफ टीपी डायग्राम, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा dt बाई dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है। दिस इज नोन एज द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इस रीजन में आगे बढ़ते हो तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हीटिंग रीजन है, हीटिंग रीजन है। यहां पर देखो जीरो स्लोप के बाद जब आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर आपको घटता हुआ नजर आएगा, तो ये हमारा क्या है, कूलिंग रीजन है। मतलब इन्वर्जन कर्व ने क्या करा, इस पूरे रीजन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। इससे हमें समझ आ रहा है कि अगर म्यू 0 होगा तो एक कंडीशन होगी, यहां पर क्या है, नेगेटिव स्लोप है, लेस देन 0 है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है तो ग्रेटर देन 0 है। तीन कंडीशन बेटा हम यहां पर बना सकते हैं, म्यू की हम तीन कंडीशन यहां पर आसानी से बना सकते हैं। म्यू 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर 0 है तो हम बोलेंगे नो टेम्परेचर चेंज, ठीक है, नो टेम्परेचर चेंज। अगर निगेटिव आता है, ठीक है, तो हीटिंग हो रही है। देखो निगेटिव स्लोप आपको हीटिंग रीजन में मिल रहा है, हीटिंग हो रही है। और अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कूलिंग रीजन में हम हैं, कूलिंग हो रही है, कूलिंग रीजन में हमको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो ये भी पाया कि आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग जब हम कराते हैं सो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। लास्ट लाइन ऑफ दिस सेशन, फॉर द आइडियल गैस, देखो जरा, फॉर दी आइडियल गैस, ये तो रियल गैस की कंडीशन थी। अगर आप आइडियल गैस को ऑब्जर्व करोगे तो आइडियल गैस का एक एक्सप्रेशन आपको मैंने बताया था कि प्रोसेस कुछ भी हो, DH इज इक्वल टू दी mCp/dt हमेशा एप्लीकेबल होता है। अगर थ्रॉटलिंग करा रहे हो तो इंथैल्पी का चेंज 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा mCp/dt। तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। बाकी रियल गैस की आप थ्रॉटलिंग कराओगे तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, ठीक है, टेम्परेचर घट भी रहा है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। तो कई बार आपसे पूछ लेता है, तो आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग कराई, टेम्परेचर विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव करके सवाल आपसे यहाँ पर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, इनडिटर्मिनेट। तो 0 ध्यान रखिए, क्योंकि 0 पर कोई भी टेम्परेचर चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको कराया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करा दिया। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द सब्सटेंस इज डिनोटेड एज, ठीक है ना, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना और मुझे जवाब देना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन वगैरह मैं सब बता चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। एज गैस इज हैविंग अ नेगेटिव जूल थॉमसन कोएफिशिएंट द थ्रॉटल विल बिकम कूलर, बिकम वार्मर, फर्स्ट बिकम कूलर देन वार्मर। तो आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, निगेटिव जूल थॉमसन ना, निगेटिव जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो आप देख सकते हो निगेटिव जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में क्या मिला है, हीटिंग मिली है, ठीक है, हीटिंग मिली है। नेगेटिव जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में हीटिंग, बिकम वार्मर, हीटिंग होगी ना, गर्म होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, स्लोप आपको पता है, पीटी डायग्राम, dp/dt, dp/dt अभी देखा था तो पीटी डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, प्रूफ करा दी है, तो होमवर्क में रहेगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में होगा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जी के बाद एच आता है तो H-TS, देखो ये भी होमवर्क में दे सकते थे, ठीक है। U-TS, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या हो जाएगा, U-TS। सब सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू TDS, बहुत ही इजी है, आपको दोनों TDS इक्वेशन आज मैंने दिखाई है, तो होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। CP - CV
आप देख के भी बता दोगे, टी बीटा स्क्वायर वी अपॉन के टी, ठीक है। तो होमवर्क में रहेगा मैं नहीं कराने वाली, क्योंकि मैंने जब प्रूफ करा दिया है तो कोई हक नहीं बनता कि मैं इसको कराऊं, ठीक है। सिंगल कंपोनेंट है, 2 फेज है, इंडिपेंडेंट निकालना है आपको। मैंने गिब्स फेज रूल बताया था, क्या बताया था, सी प्लस एफ इज इक्वल टू दी पी प्लस एफ इज इक्वल टू दी सी प्लस टू, ठीक है। तो वो आपको करना है। तो इस पूरी जर्नी में जैसे कि हमने बोला था कि आपको यहाँ पर 16, 17, 18 एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है जिसकी नंबरिंग करना अभी हम भूल चुके हैं। ये 16 आ गया था, देन ये लास्ट 17th एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो ये 17 के 17 एक्सप्रेशंस हमने प्रूव कर लिए। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। अब आप बोलोगे कि होमवर्क के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए @लामिया मैम PW पर आके अपने आंसर को वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा, अपने आंसर को वेरीफाई। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा पर्सनल, इसमें आके आप अपने आंसर को वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। सो होपफुली इस थर्मोडायनेमिक्स की जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर टाइम और होता तो मैं आपको और बहुत अच्छे से डिटेल में और चीजों को कवर कराती, बट कोई नहीं, इतना कंटेंट मैंने आपको दे दिया है कि 80% के आसपास क्वेश्चंस आप बनाने लग जाओगे। अब मैं मिलूंगी आपसे डायरेक्ट पावर प्लांट की जर्नी में, जो हमारी शुरू हो रही है 7 सितंबर से। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।